हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, सामान्यतः न्यायालय का कार्य है पक्षकारों को न्याय प्रदान करना, और न्यायालय इस कार्य को निर्णय, आदेश, डिग्री या व्यादेश के माध्यम से करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि निर्णय और डिग्री से पूर्व जो है सेक्शन 94 के अंतर्गत वह निर्णय से पहले प्रतिवादी गिरफ्तारी करा सकता है, प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क भी करा सकता है, प्रतिवादी के अगेंस्ट जो है व्यादेश जारी कर सकता है, विवादित संपत्ति को न्यायालय कुर्क कर सकता है और उस पर जो है रिसीवर अपॉइंटमेंट कर सकता है या कोई अन्य अंतर्वर्ती आदेश प्रदान कर सकता है। सामान्यतः प्रतिवादी की गिरफ्तारी यानी कि निर्णय देरी गिरफ्तारी या उसकी संपत्ति कुर्की तभी की जा सकती है जबकि उसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई हो और निष्पादन उस डिग्री का चल रहा हो, तो उसकी संपत्ति कुर्की की जा सकती है और उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सेक्शन 94 के अंतर्गत ये निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी की जा सकती है। निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी, इसका प्रावधान आदेश 38 रूल 1 के अंतर्गत किया गया है। यहां वादी न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र द्वारा आवेदन देता है और यह दर्शित करता है कि प्रतिवादी संपत्ति को जो है प्रतिवादी जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से फरार होने वाला है, न्यायालय की अधिकारता को छोड़ने वाला है, भारत से बाहर जाने वाला है और उसके विरुद्ध जो वाद है उसमें डिग्री पारित करते हैं उसको विलंबित करने के आशय उसका है। तो वहां न्यायालय जो है प्रतिवादी पर समन करेगा और उससे कहेगा कि फला तिथि को न्यायालय में हाजिर हो और इस बात की प्रतिभूति दे कि मैं न्यायालय की अधिकारता को नहीं छोड़ दूंगा, भारत से बाहर नहीं जाऊंगा। तो प्रतिभूति देने के लिए उसको आदेश किया जाता है 38(1) के अंतर्गत। अगर वह प्रतिवादी प्रतिभूति नहीं देता तब न्यायालय वारंट जारी करता है उसके गिरफ्तार करने का और तब उसको गिरफ्तार करा सकता है। इसी प्रकार से निर्णय से पूर्व कुर्की होती है। इसका प्रावधान जो है आदेश 38 रूल 5 में किया गया है। यहां भी अगर प्रतिवादी डिग्री पारित करने से पूर्व ही अपनी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर रहा है या कर दिया है या करने वाला है, तो वहां भी न्यायालय जो है उसको आदेशित करेगा प्रतिवादी को कि आप इस निमित्त प्रतिभूति दें कि आप जो है इस संपत्ति का डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। अगर वह प्रतिभूति देता है तो कुर्की नहीं की जाएगी, लेकिन अगर वो प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो न्यायालय उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है ऑर्डर 38 रूल 5 के अंतर्गत। ये प्रक्रिया बताई गई है। और वैसे जो है 94 के ए में ये है निर्णय से पूर्व कुर्की और 94 के बी में जो है निर्णय से पूर्व कुर्की है, गिरफ्तारी वहां पर ए में है। अब आता है सेक्शन 94C। इसमें अस्थायी व्यादेश टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है। एक पक्षीय भी हो सकता है या दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात भी हो सकता है। इसका प्रावधान
ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में दिया गया है, केवल टेम्परेरी इंजेक्शन का। इंजेक्शन ग्रांट कर देगा। इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इंजेक्शन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रीपिचुअल होता है और एक होता है इंटरिम। प्रीपिचुअल के जो बारे में प्रावधान किया गया है वो सेक्शन 38 टू 42 SRA एक्ट में किया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत किया गया है। और टेम्परेरी इंजेक्शन का जो प्रावधान किया गया वो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में किया गया है और सेक्शन 94 C में प्रावधान किया गया है। प्रीपिचुअल इंजेक्शन जो है हमेशा डिग्री के माध्यम से दिया जाता है और जो गुण दोष को तय करने के बाद यानी कि डिग्री के माध्यम से जाता है। इंटरिम इंजेक्शन वाद के किसी भी प्रक्रम में दिया जा सकता है। वो एक्स पार्टी भी हो सकता है, प्रतिवादी को ना सुने न्यायालय, वहां एक्स वाद दाखिल किया आज और न्यायालय में वादी ने यह साबित कर दिया कि मेरा प्रथम दृष्टया वाद है और सुविधा का संतुलन मेरे पक्ष में है, आदि आदि बातें साबित कर दी, उसके अनुसार कर सकता है। क्योंकि कार्तिक दास के मामले में 1994 में जो है विस्तृत 7 बातें बताई गई है जहां एक्स पार्टी इंजेक्शन ग्रांट करना चाहिए। कार्तिक दास के मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 बातें बताई है। तो यहां होता है ये इंजेक्शन टेम्परेरी इंजेक्शन हमेशा आदेश के माध्यम से होता है, वाद के किसी भी प्रक्रम में हो सकता है, जब तक प्रीपिचुअल डिग्री ना पारित के तब तक की अवधि के लिए हो सकता है, किसी विशेष समय के लिए भी हो सकता है। ये जो है प्रतिवादी उस संपत्ति को डिस्पोज ऑफ ना कर दे, उसको विक्रय ना कर दे, उसको नष्ट ना कर दे, लेनदारों को विफल करने की आशय संपत्ति को बेच ना दे, आदि आदि कारणों से इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है। इंटरिम इंजेक्शन ग्रांट कर दिया और वहां पर प्रतिवादी ने उस इंटरिम इंजेक्शन का उल्लंघन किया है तो ऑर्डर 39 रूल 2A के अंतर्गत वह कंटेम्प्ट करता है और कंटेम्प्ट जब करता है तो न्यायालय प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क कर सकता है, की संपत्ति को कुर्क कर सके, अटैचमेंट कर सके, या 3 महीने के लिए मां का सिविल कारागार भी यहां प्रतिवादी को दे सकता है। लेकिन ये संपत्ति जो कुर्क की गई अगर 1 साल तक कंटिन्यू कुर्क रही और प्रतिवादी तब भी यहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा तो वहां उस कुर्क की संपत्ति को 1 साल बाद विक्रय भी न्यायालय की मार्फत किया जा सकता है। ठीक है जी। तो 39 के अंतर्गत ये 1 एंड 2 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। और इसमें जो है अगर कोई इंजेक्शन ऐसा है जो कि 39 1 एंड 2 के अंतर्गत गवर्न नहीं हो रहा तो क्या सिविल न्यायालय सेक्शन 151 के अंतर्गत भी अपनी अंतर्निहित शक्ति के अंतर्गत इंजेक्शन ग्रांट कर सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, कर सकता है। सेठ हीरालाल के मामले में यह बात बताई गई थी। उसके बाद आता है रिसीवर। रिसीवर न्यायालय का एक अधिकारी होता है जो कि 211 में लोक अधिकारी माना जाएगा। सेक्शन 94 डी के अंतर्गत यहां रिसीवर जिसके बारे में ऑर्डर 40 में भी बताया गया, प्रक्रिया पूर्ण रूप से 40 में बताई गई। अगर कोई विवादित संपत्ति है, विवादित संपत्ति पर न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को उसकी प्रबंध में संरक्षण में सौंप देता है तो उसको व्यक्ति को रिसीवर कहते हैं। रिसीवर एक न्यायालय का अधिकारी होता है और न्यायालय के आदेश से ही सब कुछ करता है, वो अपना विवेक नहीं दिखा सकता। उस संपत्ति पर जो आय होगी वगैरह होगी उसका जो है लेखा जोखा न्यायालय में उसने देना पड़ेगा। न्यायालय उस रिसीवर को कुछ प्राथमिक भी प्रदान करता है
अगर कोई व्यक्ति रिसीवर पर शूट करे या रिसीवर उस व्यक्ति पर शूट करे तो वह ऐसा नहीं करता, न्यायालय की अनुमति से ही करना पड़ता है। अगर रिसीवर के ऊपर शूट करना पड़ता है तो सेक्शन 80 का नोटिस जो है यहां भी देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये लोक अधिकारी है, न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी है तो लोग पब्लिक ऑफिसर है, तो वहां सेक्शन 80 का नोटिस दे के ही इसके विरुद्ध ये वाद संस्थित किया जा सकता है। और जो कलेक्टर है वो भी ऑर्डर 40 रूल 5 के अंतर्गत जो है रिसीवर अपॉइंटमेंट हो सकता है, वह रिसीवर अपॉइंट किसी को कर भी सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद जो है यहां है अंतर्वर्ती आदेश, इंटरलोकुटरी ऑर्डर, वर्ती आदेश। ये वाद के किसी प्रकार में इंटरलोकुटरी ऑर्डर पारित किए जाते हैं। उसके बारे में सेक्शन 94 ई के अंतर्गत बताया गया है और इसके बारे में जो है ऑर्डर 39 रूल 5 to 7 तक में प्रावधान किए गए हैं। ये इंटरलोकुटरी ऑर्डर हैं, वाद के किसी प्रक्रम में जारी किए जा सकते हैं। अब आती है बात ये कि अगर वादी ने प्रतिवादी को निर्णय से पूर्व गिरफ्तार करा दिया, निर्णय से पूर्व उसकी संपत्ति को क्या नाम कुर्क करा दिया और निर्णय व्यादेश एक असत्य कथनों के आधार पर प्राप्त कर लिया, तो वहां प्रतिवादी को क्या विकल्प मिलता है? कब? सेक्शन 95 बताया गया है कि अगर वादी का वाद असफल हो जाता है या वादी ने युक्तियुक्त और असंभव कारण के बिना युक्तियुक्त और असंभव कारण से जो है कोई वाद संस्थित किया है, तो वहां न्यायालय जो है इन 3 मामलों में निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी, निर्णय से पूर्व कुर्की और व्यादेश जारी करने में 50,000 रुपए तक का प्रतिकर लगा सकता है। या वह प्रतिवादी वादी के विरुद्ध प्रतिकर प्राप्त करने के लिए अगर 50,000 रुपए से अधिक चाहिए उसने, ठीक है जी, तो वहां वाद भी संस्थित किया जा सकता है, वाद भी संस्थित किया जा सकता है। दोनों विकल्प है उसके पास, ये विकल्प है, या तो ये कर ले या ये कर ले। लेकिन अगर उसने 50,000 रुपए का प्रतिकर प्राप्त कर लिया तो फिर वह अधिक प्रतिकर के लिए वाद नहीं ला सकता। अगर यहां स्वीकार कर लिया, विकल्प है उसके पास, ये तो 50,000 रुपए तक का प्रतिकर के लिए वाद वो ले ले, एक्सेप्ट कर लिया, या फिर ये वाद संस्थित करते। तो इस प्रकार से ये सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कल मैं जो है आपसे अपील के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।